हेलो एवरीवन, पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 4 स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे इसमें किस चीज़ की, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल की। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए थे, जो अभी स्लाइड्स मैंने पीछे दिखाई हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट। तो इसमें जो हमारा ये जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो बंगाल है, आप सबको पता है कि रिचेस्ट मतलब काफ़ी अमीर प्रोविंस माना जाता था मुग़ल एम्पायर के टाइम पे। इवन अब भी है, लेकिन उसमें मुग़ल एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसके अंदर मतलब उस टाइम बंगाल के अंदर क्या कौन कौन से आते थे कंट्रीज़, तो आपका बांग्लादेश हो गया एंड वेस्ट बंगाल जो इंडिया का है वो इसको कवर करते थे। ठीक है, जो नवाब था उस टाइम पे बंगाल के अंदर और भी जो स्टेट्स हैं वो आती थी, जैसे आपका बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो है रीजन जो है नवाब के अंडर में आता था। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट होता था बंगाल से। ठीक है, रॉ प्रोडक्ट्स का, जैसे कि आपका हो गया राइस, इंडिको, ठीक है, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, सॉल्ट पेट्रे, ये सब कुछ जो है यूरोप भेजा जाता था बंगाल से। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था माल। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स बनाई थी। कमर्शियल इंटरेस्ट उनके काफ़ी ज़्यादा थे, यहाँ से वो ट्रेड किया करते थे। यहाँ तक कि जो 16% जो ब्रिटिशर्स थे वो इंपोर्ट करते थे जो एशिया से, वो कहाँ से जाता था, वो बंगाल से होके जाता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा एशिया का जो वो थे एक्सपोर्ट्स थे वो बंगाल से जाते थे, कहाँ पर, आपके यूरोप में। ठीक है, ड्यूरिंग द 1630s के टाइम पे जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रिटिश थे बंगाल के अंदर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज अपनी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी। कहाँ कहाँ पर, बालासोर में, हुगली, ठीक है, कासिम बाज़ार, ठीक है, एंड आपका पटना में जो कि बिहार में है, एंड ढाका। ठीक है, तो इन जगहों पर इन्होंने ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली थी ताकि जो है एक्सपोर्ट इजीली हो सके। एंड 1690s आते आते इन्होंने फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट हो चुका था, एंड द प्रोसेस ऑफ द इंग्लिश कमर्शियल सेटलमेंट्स भी जो है वो बन के तैयार हो गई थी, कहाँ पे, बंगाल के अंदर। ठीक है, अब कंपनी जो थी वो पेड करती थी लगभग 350 पाउंड पर एनम, जो कि लगभग आपका था 3000 रुपीज़। किसको, मुग़ल एम्परर को, जिसने कि अलाउ कर दिया था कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो बंगाल से। ठीक है, एंड उसके बाद जब कंपनीज का जो एक्सपोर्ट होता था उससे वो काफ़ी ज़्यादा कमा लेते थे, लगभग पाउंड 50,000 पर एनम। ठीक है, मतलब इससे भी ज़्यादा कमा लेते थे, मतलब प्रॉफिट इनको इससे भी ज़्यादा हो जाता था। लेकिन ये मुग़ल एम्परर को सिर्फ इतना ही देते थे और वो इसमें खुश था कि हाँ मुझे कुछ तो अमाउंट मिल ही रहा है, और उसने अलाउ कर दिया कि हाँ तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो बंगाल से। ठीक है, तो ये अभी और भी इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में, तो मैं रब कर देती हूँ तब तक ये थोड़ा सा। हाँ, तो यही वाला पॉइंट हमारा चल रहा है। तो 1700 आते आते जो मुर्शीद कुली खान था वो दीवान बन जाता है बंगाल का, एंड वो जब उसकी डेथ होती है 1727 में, तब तक वो वहाँ पे राज करता है, रूल करता है। ठीक है, तो किसकी बात की हमने, मुर्शीद कुली खान। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने बंगाल पर राज किया, मतलब कौन कौन से नवाब हुए उनका आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ, जिसका नाम था, मतलब इसके बाद जो आता है शुजाउद्दीन। ठीक है, हु रूल्ड टिल द 1739। ठीक है, तो इसके बाद मतलब 27 में ये आता है, इसका सन इन लॉ मतलब दामाद आता है इनका, तो वो रूल करता है 1739 तक। ठीक है, आफ्टर डेट ईयर उसके बाद जो आते हैं वो है सरफराज खान। ठीक है, ये इतना कॉम्पिटेंट नहीं था, इनकेपेबल सन था किसका, मुर्शीद कुली खान का। ठीक है, इसी का, ये जो पहले रूल कर रहा था, इतना कॉम्पिटेंट नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो है वो इसका दूसरा सन यहाँ पे रूल करता है, लेकिन इसको भी मरवा दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, किसके द्वारा, अली वर्दी खान के द्वारा।
फिर जो है वो रूल करता है आपका 1756 तक, टिल 1756 तक कौन रूल करता है? अलीवर्दी खान। उसके बाद ऑल्सो स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द मुगल एम्प्रर, इसने फिर ट्रिब्यूट देने से भी मना कर दिया मुगल एम्प्रर को। अंडर द रूल ऑफ दीज रूलर्स हु वर कैपेबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड बंगाल मेड परसेंटेड प्रोग्रेस, मतलब इनके टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होती है बंगाल के अंदर। एंड कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जो कि प्रॉस्परस बनाते थे बंगाल को, जैसे कि ट्रेड वगैरह यहाँ से होता था, ठीक है। एंड कुछ ऐसे भी चीज़ें रहीं कि जिन्होंने बंगाल को उसकी पोजीशन से थोड़ा सा अलग कर दिया, जैसे कि इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट उस टाइम पे हुआ करते थे, मराठाज इन्वेजन होने लग गई थी, जाट रिवोल्ट्स होने लग गए थे, और जो इन्वेंशंस हो रही थी बाहर से, जैसे नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली ने की, तो उनका भी कुछ प्रभाव जो है वो बंगाल के ऊपर भी पड़ता था। हालांकि वो काफ़ी दूर था, लेकिन हाँ कुछ प्रभाव तो इन चीज़ों से भी पड़ा ही पड़ा। एंड द जो रीजन था ऑफ बंगाल का वो एक काफ़ी फॉर्चुनेट था इनफ टू एस्केप दीज चैलेंजेस, ठीक है, काफ़ी दूर होने के कारण। एंड जो पॉपुलेशन थी कलकत्ता की वो काफ़ी बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसे 1706 में जैसे 15,000 पॉपुलेशन थी, तो 1750 में जाके, ठीक है, वो आपकी 1 लाख तक पहुंच गई। और कुछ अदर सिटीज़ थे जैसे कि आपके हो गए ढाका एंड मुर्शिदाबाद, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस थे, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या थी। तो कहाँ पे? ढाका एंड द मुर्शिदाबाद, ठीक है। उसके बाद सॉरी, almost all the governors of Bengal strongly resented the special privileges enjoyed by the English company, as it means a huge loss to the provincial exchequer। तो उसके बाद जो है आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट के अंदर एंड द बंगाल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि अब बंगाल वाले नहीं चाहते थे कि जो इंग्लिश वाले हैं वो ट्रेड से प्रॉफिट कमाए, इसलिए उनके बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड जो कि मेन कारण बनता है आपका कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंड जो आपकी जो पावर थी वो ग्रेजुअली को ट्रांसफ़र हो जाती है नवाब्स ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं रहेंगे। अब बंगाल के नवाब भी ट्राई करेंगे कि उनकी पावर जो है ज़्यादा हो, ब्रिटिशर्स भी ट्राई करेंगे, लेकिन डिफीट किसकी होती है? नवाब्स ऑफ बंगाल, एंड वहाँ पे जीत जाते हैं आपके ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में आपका यहाँ पे बंगाल के अंदर अब ब्रिटिशर्स की पावर जो है वो ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू द नवाब्स ऑफ द बंगाल, ठीक है। एंड अभी हम सेकंड पार्ट में चलते हैं इसके, अलीवर्दी खान एंड द इंग्लिश। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो ये एज अ कहानी की तरह भी आप स्टोरीज़ को याद रख सकते हैं कि बंगाल में पहले कौन आता है एंड देन किसने किसने उनके सक्सेसर्स कौन रहे, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो अलीवर्दी खान एंड द इंग्लिश, तो 1741 में जब अलीवर्दी खान, तो ये होता कौन है आपका? डिप्टी गवर्नर होता है, कहाँ का? बिहार का, ठीक है। तो ये था डिप्टी गवर्नर, कहाँ का? बिहार का। किल्ड द नवाब ऑफ द बंगाल, जिसका नाम था सरफराज, जो कि हमने अभी पढ़ा था जब हम इसकी बात, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे थे। तो ये जो अलीवर्दी खान था इसने इसको मरवा दिया था बैटल के अंदर, एंड अपनी पोजीशन को हासिल कर लिया था एज अ न्यू सूबेदार ऑफ बंगाल, क्योंकि ये डिप्टी गवर्नर था कहाँ का? बिहार का, लेकिन अब इसने न्यू पोजीशन कौन सी हासिल कर ली? न्यू सूबेदार ऑफ बंगाल, ठीक है, बाय पेइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू द मुगल एम्परर, किसको? मोहम्मद शाह को, ठीक है। मोहम्मद शाह उस टाइम पे नवाब था, उसको मनी देके एज अ मतलब ब्राइब भी आप बोल सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है, वो देके इसने अपनी अच्छी पोजीशन बंगाल के अंदर हासिल कर ली। अभी अलीवर्दी खान जो है वो 15 साल तक रूल करेगा, एंड ही फोर्ट ऑफ द मराठास के साथ भी ये लड़ेगा, ठीक है। एंड इंग्लिश टुक द एडवांटेज ऑफ मराठास इनकर्जन इन बंगाल, क्योंकि अब मराठास जो है वो बंगाल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ का अब फ़ायदा उठाएंगे, एंड बाय ऑब्टेनिंग अ परमिशन फ्रॉम द नवाब टू डिग अ डिच एंड थ्रो अप एन एंट्रेंचमेंट अराउंड देयर सेटलमेंट्स ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है। बाद में जाके क्या होगा कि अलीवर्दी खान की जो एप्रिशिएशंस थी वो इन द कर्नाटिक रीजन, जहाँ पे जो यूरोपियन कंपनीज थी उनकी पावर जो है वो
ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड ही वॉज अर्ज टू एक्सपेल द यूरोपियन फ्रॉम द बंगाल। ठीक है, तो फिर अलीवर्दी खान इन अंग्रेज़ों से तंग आ जाएगा एंड कहेगा कि इनको बाहर निकाला जाए, बट ही डाइड इन द 1756 में इसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद जो है इसका जो पोता होगा जिसका नाम होगा सिराजुद्दौला, वो जो है इसका सक्सेसर बनेगा, ग्रैंडसन इसका, जो कि सन था किसका, अलीवर्दी खान का जो सबसे छोटा बेटा था ना उसका आगे लड़का था ये सिराजुद्दौला। तो वो अभी आगे जो है सॉरी जो यंगेस्ट डॉटर थी उसकी, इसका लड़का नहीं, इसकी जो सबसे छोटी लड़की थी, ठीक है, इसकी जो सबसे छोटी लड़की थी उसका लड़का था ये सिराजुद्दौला। क्योंकि इसका अपना लड़का नहीं था इसीलिए इसकी छोटी लड़की का बेटा जो है सिराजुद्दौला वो जो है फिर गद्दी संभालेगा इसकी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड में कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बारी रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वैसे अगर मोटा मोटा से मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं बता देती हूँ कि ये डिप्टी गवर्नर था पहले बिहार का, इसने सरफराज खान की जो है उसको मरवा दिया था, मार दिया था, किल्ड कर दिया था, जो कि बंगाल के अंदर था, एंड अपनी पोजीशन एक सिक्योर कर ली थी न्यू सूबेदार, क्योंकि इसने ब्राइब दी थी एज अ मतलब सम ऑफ मनी जो है वो मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह को दिया था। एंड 15 साल तक फिर ये जो है वो रूल करता है। मराठास के साथ भी लड़ता है क्योंकि मराठास जो है वो बंगाल के अंदर इंटरवीन करना स्टार्ट कर देते हैं और इंग्लिश मैन को जो है वो मिल जाता है, मतलब मौका मिल जाता है कि वो जो है बंगाल के अंदर जो है अपनी जगह बना सके। अब इंग्लिश मैन एंड अलीवर्दी खान के बीच में भी जो है डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं एंड अब अलीवर्दी खान कहेगा कि इंग्लिश मैन को यहाँ से एक्सपेल करो। ठीक है, एंड ऑल्सो जो अलीवर्दी खान था उसका भी जो है अपना कर्नाटक वाले रीजन में भी वो अपनी पावर को शो करना चाहता है। ठीक है, अभी जब 1756 में इसकी डेथ हो जाएगी अलीवर्दी खान की, तो उसके बाद इसका जो ग्रैंडसन होगा, पोता नहीं दोता, ठीक है, वहाँ पे वो आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा क्योंकि जो इसकी यंगेस्ट डॉटर थी ये उसका बेटा था, कौन, सिराजुद्दौला, जो कि आगे फिर इसको सक्सीड करेगा। ठीक है, तो ये सम अप कर दिया है मैंने। अभी हम बात करेंगे चैलेंजेस क्या आते हैं सिराजुद्दौला के सामने। ठीक है, सिराजुद्दौला इसका ग्रैंडसन। ठीक है, तो ये इसको जो है वो 20th ईयर की एज में ही जो मिल जाती है गद्दी। सिराज जो है वो इनहेरेंट कर लेते हैं मैनी ट्रबल्स को, जो कि उसके ग्रैंडफादर छोड़ के जाते हैं, कौन, उसके नाना, ये जो इसके नाना होते हैं वो उसको दे के जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। ही हैड अ राइवल इन हिज कज़न, इसका जो एक कज़न होता है वो इसके मतलब खिलाफ आप बोल सकते हैं होता है, कौन था वो, नवाब ऑफ पूर्णिया। ठीक है, जिसका नाम था शौकत गंज। ठीक है, और साथ ही साथ में इसकी जो आंट थी घसीटी बेगम, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्डलेस विडो थी ये। ठीक है, घसीटी बेगम, तो ये इसकी आंट थी। ठीक है, आंटी थी किसकी, सिराजुद्दौला की। तो ये इसके खिलाफ थी कि इसको कैसे बना दिया, मेरे को बनाया जाए, अलीवर्दी खान को बनाया जाए। ठीक है, अ रेबेलियन कमांडर ऑफ द आर्मी मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र कौन था, ये भी ये दामाद था किसका, अलीवर्दी खान का, क्योंकि जो अलीवर्दी सॉरी हस्बैंड ऑफ अलीवर्दी खान सिस्टर, ये इसकी दामाद नहीं था, इसका जो वो था, मतलब उसको क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जो अलीवर्दी खान की सिस्टर थी ना उसका हस्बैंड था ये। तो ये और ये घसीटी बेगम ये जो है मिल जाते हैं कि मतलब इसको सिराजुद्दौला को क्यों आपने गद्दी दी, हमें गद्दी देनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये आपस में भड़काते रहते हैं एक दूसरे को। एंड देयर वाज अ डोमिनेंट ग्रुप इन हिज कोर्ट, जो कि कंप्राइज करता है अलग अलग लोग, जैसे कि आपके हो गए जगत सेठ, ठीक है, ओमी चंद, इनके नाम आपको याद रखने हैं, राय वल्लभ एंड राय दुर्लभ, एंड कुछ और भी जो कि अपोज करते हैं इसको कि मीर जाफ़र को भी नहीं बनने देना है। ठीक है, इन सब राइवलरीज के बीच में ये थ्रेट होता है टू द सिराज पोजीशन। अब इस सिराज को भी अपनी पोजीशन को जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो
इसके बाद क्या होता है कि जो इम्पल्सिव होती है, ये जो नेचर होता है वो इम्पल्सिव होता है एंड लैकिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस तो था नहीं, क्योंकि 20th एज में ही इसको मिल गई थी गद्दी। एंड सिराज फेल्ट इनसिक्योर, इनसिक्योर समझता है वो अपने आप को कि मैं सिक्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन को सारे हटना चाहते हैं। एंड दिस प्रोमोटेड हिम टू एक्ट इन वेज विच प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव एंड ही डिफीटेड, इस ये फिर सिराजुद्दौला जो है वो शौकत जंग को जो है वो डिफीट कर देता है, किल कर देता है बैटल के अंदर। divested Ghazeti Begum of her treasures and secured her and dismissed, इसको भी मतलब मीर जाफ़र को भी डिसमिस्ड कर देता है, पॉइंटिंग मीर मदान इन हिज प्लेस, एंड किसको बिठाता है अपनी जगह पर, मीर मदान को, ठीक है। एंड उसके बाद एक कश्मीरी ऑफिसर होता है जिसका नाम है मोहन लाल, वो अपॉइंट होता है एज अ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एज अ पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर की तरह रूल करता है बंगाल के अंदर। तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो पहले में हमने देखा कि पहले किसने रूल किया, जैसे मुर्शीद कुली खान हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद सरफराज खान आता है, फिर अलीवर्दी खान जो है वो सरफराज को मार देगा, अपनी पोजीशन को जो है वो अच्छी पोजीशन ले लेगा, ये हमने सेकंड पॉइंट में देखा। उसके बाद फिर जब ये इसकी डेथ होगी, लेकिन ये नॉमिनेट करके जाएगा अपने दोते को, ठीक है, जो अपनी सबसे छोटी लड़की होती है उसके लड़के को, ठीक है। लेकिन अब उसके लड़के को क्यों मिली गद्दी, इसके खिलाफ सारे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके ब्रदर इन लॉ हो गया, उसकी ये सिराजुद्दौला की आंट हो गई जो घसीटी बेगम थी, जो कि अलीवर्दी खान की लड़की थी दूसरी। तो ये सब जो है इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे एंड इसको सिराजुद्दौला को जो है वो बहुत इनसिक्योर फील होगा एंड देन ये शौकत जंग को भी जो है वो किल कर देगा एंड एट द लास्ट मीर मदान को जो है वो अपनी सीट पे बिठा देगा एंड मोहन लाल जो कि कश्मीरी ऑफिसर था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा बंगाल का, ठीक है। तो ये यहाँ तक सब हमने पढ़ लिया, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। थैंक यू।